आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 8। ये भी ग्रामर के हवाले से प्रपोजिशन के टॉपिक पर है। लास्ट टाइम जो हमने टेस्ट नंबर 7 डिस्कस किया वो भी प्रपोजिशन ग्रामर के पॉइंट उसमें प्रपोजिशन डिस्कस हुआ था। यहाँ पर भी प्रपोजिशन ही के हवाले से सेंटेंसेस हैं। तो अब यहाँ पर देखें, पहला सेंटेंस, आई वेटेड इन वेन आफ्टर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देखें कि इन वेन यहाँ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई, आफ्टर एन आंसर यहाँ आफ्टर प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई, टू माई क्वेश्चन टू ये प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई। इन वेन की एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। आंसर टू द क्वेश्चन हुआ करता है। अब ज़रा गौर करें कि वेट के बाद हम प्रपोजिशन फॉर इस्तेमाल करते हैं। आई वेटेड फॉर एन आंसर, असल में ये तो ये जो चार्ली ऑप्शन है ना, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था आई वेटेड इन वेन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। नंबर 2, ही टुक लीव फ्रॉम हिज फैमिली विद अ हैवी हार्ट। देखें, हम उर्दू में तो ये कहते हैं ना कि किसी से इजाज़त लेना, किसी से इजाज़त लेना। टेक लीव ऑफ हुआ करता है, फ्रॉम नहीं हुआ करता। तो यहाँ पर ये जो है ना, ही टुक लीव फ्रॉम हिज फैमिली, ये फ्रॉम की बजाय होना चाहिए था ऑफ। ही टुक लीव ऑफ हिज फैमिली विद अ हैवी हार्ट। ये विद अ हैवी हार्ट वहाँ पर भी प्रपोजिशन विद इस्तेमाल हुई, वो बिल्कुल ठीक है। बड़े बोझल दिल से घर वालों से रुखसत चाहिए, तो ही टुक लीव ऑफ हिज फैमिली, ये बीटा ऑप्शन जो है ना यहाँ पे गलत है जी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आए, आई बेग टू डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस मैटर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, डिफर के बाद प्रपोजिशन फ्रॉम इस्तेमाल हो रही है, ऑन दिस मैटर में ऑन की प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है, और बेग टू डिफर ये जो टू है ये असल में इन्फिनेटिव का टू है। फ्रॉम और ऑन दिस मैटर ये बिल्कुल ठीक है। इस मामले में डिफर फ्रॉम के ऊपर अब बात आ गई। डिफर फ्रॉम और डिफर विद दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। डिफर फ्रॉम भी ठीक होती है, डिफर विद भी, लेकिन अपनी अपनी सिचुएशन में। लेकिन डिफर फ्रॉम का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, किसी से फ़र्क रखना, मुख्तलिफ होना, और डिफर विद होता है इख्तलाफ करना। ये इनके मीनिंग में भी थोड़ा सा फ़र्क है। देखें, मुख्तलिफ होना और इख्तलाफ करना। यहाँ पर इख्तलाफ करना के मामले में ये मीनिंग में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, आई बेग टू डिफर विद यू ऑन दिस मैटर, ये होना चाहिए। ये जो मतलब बीटा ऑप्शन है ये गलत है। नंबर 3 पे आई बेग टू डिफर विद यू ऑन दिस मैटर। और नंबर 4 पे देखो, द टू फ्रेंड्स कुड नॉट अग्री अमंग देमसेल्व्स ऑन दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखें, अग्री के बाद प्रपोजिशन अमंग आ रही है, और ऑन दिस सब्जेक्ट, ये ऑन दिस सब्जेक्ट ठीक है। तो इसका मतलब है अग्री के बाद जो अमंग की प्रपोजिशन आ रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है। अब जाहिर सी बात है, पहले हम बात कर चुके हैं टू फ्रेंड्स। जब वो टू फ्रेंड्स की बात आ चुकी है तो फिर अमंग की प्रपोजिशन जो ना वो गलत है, बिटवीन आना चाहिए। तो द टू फ्रेंड्स could not agree between themselves on this subject, ये जो चार्ली ऑप्शन है ये। अच्छा, यहाँ पर एक और भी मतलब पॉसिबिलिटी है। द टू फ्रेंड्स could not agree with each other, agree with each other, ये सी चार्ली ऑप्शन जो है among themselves की बजाय with each other भी यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन है, ये भी ज़हन में रखें। ऑन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आए, वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे एट द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। और प्रे टू गॉड यहाँ पे प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई, एट द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यहाँ पे प्रपोजिशंस आई। तो आप जानते हैं बहुत बेहतर तौर पर एट द मॉर्निंग की एक्सप्रेशन नहीं बल्कि इन द मॉर्निंग की एक्सप्रेशन हुआ करती है। जैसे ये इन द इवनिंग है, उसी तरह इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। आई वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। अच्छा देखें, इंक्वायर के बाद अबाउट आमतौर पर हुआ करता है,
अब ज़हन में रखें, इंक्वायर के बाद अबाउट किसी मामले के बारे में, किसी आम जनरल बात है उसके बारे में पूछना, हाँ भाई फलां मामले में क्या होगा, उस सूरत में इंक्वायर अबाउट होता है। और किसी की सेहत की खैर खबर पूछना, भाई तबीयत कैसी है, सेहत अब ठीक है, तो उसमें इंक्वायर आफ्टर हुआ करता है। और ये भी ध्यान में रखें, इंक्वायर के बाद प्रपोजिशन इनटू भी है, लेकिन जब वो तफ्तीश, जैसे पुलिस की तफ्तीश होती है, मामले की छानबीन तफ्तीश, उस सूरत में इंक्वायर इनटू द मैटर और इंक्वायर अबाउट सम पॉइंट, कोई ऐसे जनरल सा पॉइंट उसके बारे में बात कर लेना, इंक्वायर अबाउट। और किसी की सेहत की खैर खबर पूछना, इंक्वायर आफ्टर। तो यहाँ पर हेल्थ की बात है, सेहत की खबर पूछ रहे हैं, तो इंक्वायर आफ्टर होना चाहिए। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर गलत था। आई वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर आफ्टर हिज हेल्थ। जी नंबर 7, आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। कंग्रेचुलेट के बाद फॉर इस्तेमाल नहीं करते, ऑन सर्टन सक्सेस। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ये इन द एग्जामिनेशन में इन की प्रपोजिशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फॉर योर सक्सेस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऑन योर सक्सेस होना चाहिए था। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर भी गलत था। I congratulate you on your success in the examination. और नंबर 8, he was convicted. He was convicted against the charge of murder. तो convict का मतलब होता है सजा सुनाना, अदालत की तरफ से किसी मुजरिम वगैरह को सजा सुना देना, तो कन्विक्ट का लफ्ज़ है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो शी वॉज कन्विक्टेड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ मर्डर नहीं, कन्विक्टेड विद द चार्ज ऑफ मर्डर, विद द चार्ज ऑफ मर्डर कि कत्ल के इल्ज़ाम के साथ उसको सज़ा दी गई। कन्विक्टेड विद, यहाँ पर भी चार्ली ऑप्शन में जो है ना ये प्रॉब्लम। नंबर 9, द डॉक्टर हैज़ रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट अगेंस्ट हिज विल। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि रिजाइंड इस्तीफ़ा दे देना, इसके बाद फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब आगे वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे या किसी ऑफिस का नाम लेंगे कि इस ऑफिस में, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, यहाँ से वो इस्तीफ़ा दे गया, उस सूरत में रिजाइंड फ्रॉम। लेकिन जब ओहदे का जिक्र होता है तो उसके बाद कोई, रिजाइन के बाद कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। The doctor has resigned his post, मतलब अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, resigned his post against his will। और अगर होता the doctor has resigned from this hospital, कि इस हॉस्पिटल को छोड़ दिया है, इस हॉस्पिटल से इस्तीफा दे दिया है, तो फिर जो है ना resigned from फिर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ओहदे का जिक्र है तो उससे पहले कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। द डॉक्टर हैज़ रिजाइंड हिज पोस्ट अगेंस्ट हिज विल, ये बीटा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर गलत था। और नंबर 10 देखें, ही डिफर्स विद हिज फ्रेंड इन हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। अभी हमने डिफर के ऊपर बात की, डिफर के बाद फ्रॉम भी है, विद भी है, और आपको क्लियर किया कि डिफर विद इख्तलाफ करना होता है, डिफर फ्रॉम मुख्तलिफ होना होता है। फ़र्क को ज़हन में रखिएगा। और यहाँ पर देखें कि अपने लिबास और हुलिये के हवाले से दोस्तों से मुख्तलिफ है, यहाँ वो इख्तलाफ वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे डिफ़र फ्रॉम आना चाहिए। ही डिफर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड, ये अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना वो गलत था। ये डिफर्स विद जो है ना ये गलत है, डिफर फ्रॉम यहाँ पे आना चाहिए। जी नंबर 11 पे आप आ जाए, देखें कि pure nitric acid is colorless, but it acquires a yellow color when it is exposed of air. अब देखें, exposed के बाद प्रपोजिशन of या of ये गलत है, exposed to air होता है।
मतलब खुली हवा में रख दिया जाना, खुली हवा के सामने आ जाना। एक्सपोज्ड टू सन, एक्सपोज्ड टू रेन, मतलब कोई चीज़ बारिश में रख दी गई तो इट वॉज एक्सपोज्ड टू रेन। धूप में रख दी गई, एक्सपोज्ड टू द सन। तो यहाँ पर मतलब हवा उसको लगातार पड़ रही है, हवा उसको लग रही है, तो एक्सपोज्ड टू एयर होना चाहिए। ये ऑफ एयर, विद एयर, ओ डबल एफ ऑफ एयर, ये गलत हो जाता है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस बट इट एक्वायर्स अ येलो कलर व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। ये बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना ये ठीक है। नंबर 12, commercial bakeries can make thousands of loaves of bread on one time by using automated equipment। ये जो on one time है ये गलत है, ये in one time होना चाहिए और एक ही वक्त में, ये in one time होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बीटा ऑप्शन में in one time by using automated equipment है। और चार्ली ऑप्शन में देखिए about one time भी गलत है, at one time भी गलत है। at a time, अगर one time नहीं, अगर यहाँ पे लगाते ना at a time, तो वो तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं at a time के जब दो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो एक ही वक्त पे हो रही हो, तो उस वक्त हम कहते हैं at a time। both occurred at a time, कि एक ही टाइम पे जो है ना वो दोनों चीज़ें हुई। यहाँ पर जो है ना वो इन वन टाइम की एक्सप्रेशन, ये बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना ये ठीक है। नंबर 13, until 1960 Maine was unique in that it held presidential and congressional elections on September 2 months earlier than the rest of the nation। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये फॉर 1960 ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये अनटिल 1960 जो है ना ये ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन बाकी सेंटेंस को भी इवेल्युएट कर लें। देखें चार्ली और डेल्टा में भी अनटिल 1960 है। चार्ली में देखें कि मेन वाज यूनिक इन दैट इट हेल्ड प्रेसिडेंशियल एंड कांग्रेशनल इलेक्शंस इन सितंबर 2 months अर्लियर देन द रेस्ट ऑफ द नेशन। और अल्फा ऑप्शन में इलेक्शंस ऑन सितंबर है, ये गलत है। महीने का नाम है, इससे पहले प्रपोजिशन इन आनी चाहिए, ऑन गलत है। अच्छा, तो इस सूरत में ये इन की प्रपोजिशन इन सितंबर जो है ना ये ठीक है। डेल्टा ऑप्शन में भी अनटिल 1960 है, लेकिन सितंबर से पहले एट सितंबर, ये भी गलत है। तो इस हवाले से ये चार्ली ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है कि अनटिल भी और इन सितंबर मंथ से पहले प्रपोजिशन इन हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये चार्ली ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नंबर 14, फ्यूल इंजेक्शन इंजन्स employ injectors instead of a carburetor to spray fuel into the cylinders। हाँ, ये आप देखें इंस्टेड के बाद हम प्रपोजिशन ऑफ इस्तेमाल करते हैं, ओ एफ ऑफ, ये बिल्कुल ठीक है। बहरहाल बाकी सेंटेंसेस को भी इवेल्युएट कर लें। बीटा ऑप्शन में इंस्टेड के बाद कोई प्रपोजिशन ही इस्तेमाल नहीं होगी, इंस्टेड अ कार्बोरेटर, ये गलत है। और चार्ली ऑप्शन में देखें इंस्टेड विद है, और ये भी गलत है, इंस्टेड के बाद प्रपोजिशन विद का इस्तेमाल नहीं होता। डेल्टा ऑप्शन में इंस्टेड ऑफ है, लेकिन अल्फा और डेल्टा को अगर हम मतलब कंपेयर करें, डेल्टा में देखें फ्यूल इंजेक्शन इंजन्स एम्प्लॉय इंजेक्टर्स इंस्टेड ऑफ अ कार्बोरेटर टू स्प्रे फ्यूल टू द सिलेंडर्स, और वहाँ पर है टू स्प्रे फ्यूल इनटू द सिलेंडर्स। तो यहाँ पर इन टू द सिलेंडर्स जो है ना वो ठीक है, सिलेंडर्स के अंदर जो है ना वो फ्यूल भरना होता है, टू नहीं, टू तो होता है जैसे उनकी तरफ फेंक दिया जाना, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है कि फ्यूल इंजेक्शन इंजन्स एम्प्लॉय इंजेक्टर्स इंस्टेड ऑफ अ कार्बोरेटर टू स्प्रे फ्यूल इनटू द सिलेंडर्स। अल्फा ऑप्शन नंबर 14 पे। नंबर 15 पे देखें, frequently the combination of several spices will result in a more pleasing flavor than the use of just one। अब देखें
combination of several spices will result in a more pleasing flavor. के अच्छा बेटा ऑप्शन देखें, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन स्पाइसेस विल रिजल्ट फॉर अ मोर प्लीजेंट फ्लेवर, गलत. रिजल्ट इन मोर प्लीजेंट फ्लेवर जो है ना ये ठीक है. अच्छा और डेल्टा ऑप्शन को अगर हम देखें तो विल रिजल्ट विद अ मोर प्लीजेंट, ये अल्फा और डेल्टा सॉरी ये बीटा और डेल्टा ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि रिजल्ट फॉर भी गलत है, रिजल्ट विद भी. अब अल्फा और चार्ली को अगर हम इवेल्युएट करें, क्योंकि दोनों के अंदर रिजल्ट इन अ मोर प्लीजिंग फ्लेवर है, तो अब देखिए कि फ्रीक्वेंटली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल स्पाइसेस विल रिजल्ट इन अ मोर प्लीजिंग फ्लेवर देन द यूज ऑफ जस्ट वन. फ्रीक्वेंटली द कॉम्बिनेशन फॉर सेवरल स्पाइसेस, चार्ली ऑप्शन में कॉम्बिनेशन फॉर सेवरल स्पाइसेस ये उसको गलत कर रहा है, तो ये अल्फा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि frequently the combination of several spices will result in a more pleasing flavor. ये अल्फा ऑप्शन नंबर 15 पे ही ठीक है. नंबर 16, he went on committing crime after crime and in spite of my efforts I could not prevent him to do so. प्रीवेंट के बाद प्रपोजिशन फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं. प्रीवेंट फ्रॉम, और जब फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ जाएगी. प्रीवेंट फ्रॉम डूइंग सो यूं होना चाहिए. अच्छा ये डेल्टा ऑप्शन में प्रीवेंट फ्रॉम डूइंग सो है, लेकिन इसको देखें, he went on committing crime after crime and in spite my efforts, ये in spite of my efforts डेल्टा ऑप्शन गलत हुआ. अगरचे के प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो है, लेकिन इन स्पाइट के बाद ऑफ न होने की वजह से ये गलत हो गया. और चार्ली ऑप्शन को देखो, ही वेंट ऑन कमिटिंग क्राइम आफ्टर क्राइम इन स्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो, ये बिल्कुल ठीक है. तो ये चार्ली ऑप्शन जो है ना नंबर 16 पे ये ठीक होगा. चार्ली ऑप्शन नंबर 16 पे. नंबर 17, द टू ब्रदर्स हैव नेवर बीन ऑन गुड टर्म्स टू ईच अदर. हाँ ये ऑन गुड टर्म्स मतलब अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे एक दूसरे के साथ, तो टू बी ऑन गुड टर्म्स विद समबडी होता है, टू नहीं हुआ करता, विद समबडी हुआ करता है. द टू ब्रदर्स हैव नेवर बीन ऑन गुड टर्म्स विद ईच अदर. अच्छा देखा जाए तो ये बीटा और डेल्टा दोनों के अंदर विद ईच अदर है. इन दोनों को मजीद हम इवेल्युएट कर लेते हैं. The two brothers have never been on good terms with each other. The two brothers have never been in good terms. ये in good terms की एक्सप्रेशन गलत है, तो ये बीटा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा. The two brothers have never been on good terms with each other. ये जो बीटा ऑप्शन है ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा. नंबर 18, citizens have the duty to respect the constitution, the national flag and the national anthem, protect the sovereignty, unity of the country and safeguard public property from avoiding violence. अच्छा यहाँ पर देखो ये from avoiding violence ये गलत है. ये होना चाहिए कि ये सिटीजन्स शहरी जो है ना ये सारे काम कर सकते हैं बाई अवॉइडिंग वायलेंस, वायलेंस से तशद्दुद से बचते हुए, अपने आप को तशद्दुद से रोकते हुए ये सारे काम कर सकते हैं. तो ये फ्रॉम, अब आप देखिए जहाँ पे बाई अवॉइडिंग वायलेंस हो तो आप उन सेंटेंस के ऊपर जो है ना फोकस करेंगे. तो बीटा और चार्ली इन दोनों के अंदर आप देख रहे हैं बाई अवॉइडिंग. डेल्टा में फ्रॉम अवॉइडिंग ये भी गलत है. अब बीटा और चार्ली इन दो को हम कंपेयर कर लेते हैं. अब देखें कि बीटा है सिटीजन्स हैव द ड्यूटी फॉर रेस्पेक्ट, ये जो फॉर रेस्पेक्ट है ये गलत है. और चार्ली ऑप्शन में सिटीजन्स हैव द ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ये ठीक है. तो ये चार्ली ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा. सिटीजन्स हैव द ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, the national flag and the national anthem, protect the sovereignty, unity of the country and safeguard public property by avoiding violence. चार्ली ऑप्शन नंबर 18 पे जो है ना ये ठीक होगा.
Number 19. A huge unorganized market exists for credit to agricultural sector in Bangladesh. ये जो फॉर क्रेडिट है ना, ये गलत है। बेटा ऑप्शन देख लेते हैं। A huge unorganized market exists for credit in agricultural sector in Bangladesh, which provides timely fund to this sector but on the exorbitant rate of interest. और ये जो मतलब एग्जिस्ट फॉर क्रेडिट, वो तो पहले भी हम कह चुके हैं जो है ना, ये ठीक नहीं है। चार्ली ऑप्शन देखिए। अ ह्यूज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट एग्जिस्ट्स ऑन क्रेडिट होना चाहिए, ये टू क्रेडिट है, ये भी गलत है। डेल्टा ऑप्शन में ऑन क्रेडिट है। अ ह्यूज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट एग्जिस्ट्स ऑन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर इन बांग्लादेश which provides timely fund to this sector but on the exorbitant rate of interest। ये बिल्कुल ठीक है। ये डेल्टा ऑप्शन नंबर 19 पे यहाँ पर तमाम प्रपोजिशंस जो है ना वो ठीक अंदाज में इस्तेमाल हुई हैं। नंबर 20, इंटेंसिव कल्टिवेशन एज अ रिजल्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग। ये एज अ रिजल्ट विद गलत है, एज अ रिजल्ट ऑफ होता है। अच्छा, अब देखें बीटा चार्ली डेल्टा तीनों के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ आ रहा है। अब इन तीनों को हम मतलब आपस में देख लेते हैं कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। कि अल्फा ऑप्शन तो एज अ रिजल्ट विद की वजह से गलत हो गया। इंटेंसिव कल्टिवेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग विद द मिड 1960s, ये विद द मिड 1960s ये गलत है। और चार्ली ऑप्शन देखिए। इंटेंसिव कल्टिवेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग एट द मिड 1960s रिक्वायर्ड हायर एनर्जी इनपुट्स एंड बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये चार्ली ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। सॉरी, ये एट द मिड ऑफ 1960s भी नहीं बेटा। डेल्टा ऑप्शन देखिए। इंटेंसिव कल्टीवेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग इन द मिड ऑफ 1960s रिक्वायर्ड, ये डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर इन द मिड ऑफ, एट द मिड ऑफ भी नहीं होता, इन द मिड ऑफ जो है ना ये ठीक है, मिड ऑफ 1960s। ये डेल्टा ऑप्शन नंबर 20 पे जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 21, माई लैंड लॉर्ड इज वेरी डैश with heating, it's only on for an hour each day। अब देखिए मतलब दिन में सिर्फ 1 घंटा वो कहता है ऑन करता है, तो हीटिंग के हवाले से बड़ा ही सख्त तो नहीं हो सकता जो सिर्फ 1 घंटा चलाए सर्दियों में भी। मीन रिचुअलिस्टिक हैंडी, ये मीन कलर्स हो सकते हैं। मीन का एक मतलब कंजूस भी होता है, मीन का मतलब घटिया कमीना भी होता है, मीन का मतलब वो एवरेज भी हुआ करता है मीन का मतलब। तो यहाँ कंजूस के मतलब में ये मीन कलर्स आएगा। और रिचुअलिस्टिक रस्मी रिवाज के मुतालिक, और हैंडी का मतलब होता है फ़ायदेमंद, तो यहाँ पे मीन आना चाहिए नंबर 21 पे। बीट ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 22, द अग्रेशन इज सो घास्टली दैट देयर इज डैश इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इट। स्लैक कन्वीनियंट यूटिलिटेरियन माउंट। अब देखो अग्रेशन जारहियत को कहते हैं, जुल्म बर्बरियत वाली जारहियत, उसको अग्रेशन कहते हैं। द अग्रेशन इज सो घास्टली, और घास्टली होता है भयानक। दैट देयर इज डैश इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इट, कि बैनुल अक़वामी तनकीद क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। स्लैक तो मतलब होता है कम होना, मामूली होना, ना होने के बराबर। कन्वीनियंट तो सूटेबल के मतलब में होता है। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाला, फ़ायदा मुहैया करने वाला। और माउंटिंग इंक्रीजिंग के मतलब में होता है, और यहाँ वही माउंटिंग का लफ्ज़ आएगा कि सो घास्टली दैट देयर इज माउंटिंग इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इट। नंबर 23, द मूवी वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड, कि मूवी जो है वो सीवियरली बड़ी शदीद उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, फॉर इट कंटेन्ड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वायलेंस एंड डैश अकोमोडेशन मेहम बेनिफिट एथलेटिक्स। तो यहाँ पे देखें
कि मूवी को क्रिटिसाइज किया गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर तशद्दुद और इस तरह की चीज़, तो तशद्दुद जैसी, तो फिर ये मेहम का लफ्ज़ आएगा, इसके अंदर ख़राबी, तोड़ फोड़, तखरीब, ये सारी चीज़ें मेहम के अंदर आती हैं। अकोमोडेशन आप जानते हैं, एक तो रिहाइश को कहते हैं, और अकोमोडेशन किसी की बात मान लेना कहते हैं ना, उसको अकोमोडेट कर देंगे, मतलब हाँ उसको कुछ फैसिलिटेट कर देंगे, बेनिफिट, और एथलेटिक्स भी आप जानते हैं, तो मेहम कलर्स यहाँ पर आएगा। Number 24, a lot of the producers dash amongst themselves trying to find a solution to the problem. के बहुत से प्रोड्यूसर्स आपस में ही कुछ कर रहे थे कि क्या मकसद क्या था, ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि इस मसले का कोई हल ढूंढ पाएँ। जाहिर सी बात है, मसले का हल ढूंढेंगे तो फिर फाइट तो नहीं करेंगे, और अलाइंड, मम्बल्ड और डिसग्री इख्तलाफ करना होता है, उससे भी मसले का हल नहीं निकलेगा। और अलाइन को चीज़ों को एक लाइन में रखना, एक लाइन में लगा देना होता है। मम्बल होता है डायलॉग, डिस्कस, गुफ्तगू करना, तो ये मम्बल्ड कलर्स, चार्ली ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, नंबर 24। नंबर 25, द एडवांसिंग हरिकेन गेव डैश जेस्चर to the people inhabiting along the coastline, मतलब समंदर के साहिलों के साथ साथ रहने वाले लोग, उनको किस किस्म का जेस्चर दिया गया, अपीलिंग, पुरकशिश। एडवांसिंग हरिकेन है, आप ये भी देखें, हरिकेन तूफान को कहते हैं, समुद्री तूफान, जिसके अंदर आंधी भी शामिल है और तेज तूफानी लहरें भी शामिल है, उसको हरिकेन कहते हैं। तो एडवांसिंग हरिकेन, आगे बढ़ता हुआ समुद्री तेज आंधियों से भरा तूफान, तो वो अपीलिंग, पुरकशिश तो नहीं होगा, पैसिफाइंग भी नहीं होगा। पैसिफाइंग पुरसकून करने के मतलब में होता है, सशिएटिंग का मतलब भी सैर कर देना होता है, ये मतलब मेनेसिंग, तकलीफ देने वाला या तकलीफ की धमकी देने वाला, ये मेनेसिंग। ये बीटा ऑप्शन नंबर 25 पर जो है ना, ये ठीक है। Number 26, it was a little dash of you to think that they would listen to your suggestions. कि भाई कहते हैं कि अगर तुम ये समझ रहे थे कि वो तुम्हारी तजावीज़ को सुनेंगे, तो ये तुम्हारी क्या कैसा रवैया आएगा, नाइव, मोटिवेटेड, स्मार्ट, एरोडाइट। नाइव का मतलब होता है बड़ा सीधा साधा, भोला भाला, आसानी से लोगों पे यकीन कर लेने वाला और लोगों की बातों में आ जाने वाला, नाइव, इस सारे मीनिंग में आता है। तो इट वॉज अ लिटिल नाइव ऑफ यू टू थिंक, कि थोड़ा सा तुम्हारा भोलपन था कि तुम ये समझ बैठे कि वो तुम्हारी तजवीज़ों पर अमल कर लेंगे, उनको तवज्जो से सुनेंगे। मोटिवेटेड आप जानते हैं, पुरजोश के मतलब में होता है, स्मार्ट है, और एरोडाइट होता है बड़ा, मतलब पढ़ा लिखा और बड़ा इल्म रखने वाला, और अपने उस इल्म पर फ़ख्र या गुरूर भी करने वाला। नंबर 27, द पेशेंट वॉज स्टिल कोल्ड डैश पेल एंड हैड अ रैपिड पल्स विद शैलो बट फास्ट रेस्पिरेशंस। अब आप देखो, सगेशियस का लफ्ज़ है, दाना और अक्लमंद को कहते हैं, डेक्स्ट्रस एक्सपर्ट को कहते हैं, कनिंग चालाक होशियार के मतलब में आता है, और नोजियस ऐसी कैफियत जिसमें कोई क़े आने वाली होगा, इस किस्म की कैफियत को नोजियस कहते हैं। और यहाँ वही है कि बीमार की कैफियत बताई जा रही हैं। द पेशेंट वॉज स्टिल कोल्ड, नोजियस, पेल एंड हैड अ रैपिड पल्स। ये डेल्टा ऑप्शन नंबर 27 पे ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 28, अपोजिशन ग्रुप्स प्लान टू स्टेज डैश डेमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, कि जो अपोजिशन है उसने पूरे मुल्क में डेमोन्स्ट्रेशंस, जलसे, जुलूस, एहतजाज वगैरह का जो है ना वो प्लान बना लिया। क्या चीप डेमोन्स्ट्रेशंस, घटिया या सस्ते किस्म के डेमोन्स्ट्रेशन, डिसेंट, मैस, रजीम। ये मैस का लफ्ज़ आएगा बड़े पैमाने पर, मैस डेमोन्स्ट्रेशंस, बड़े पैमाने पर जलसे जुलूस। चार्ली ऑप्शन नंबर 28 पे, ये चार्ली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नंबर 29, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस दैट डू नॉट कॉज अ पब्लिक डैश
आर अ फंडामेंटल राइट इन एनी ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस, बड़े पुरअमन जलसे दैट डू नॉट कॉज, जो कि सबब नहीं बनते किसी किस्म की पब्लिक, जाहिर सी बात है कि अवाम के अंदर कोई ख़राबी या कोई इस तरह की चीज़ कि उसका सबब नहीं बनते क्योंकि वो पीसफुल हैं, पुरअमन हैं। तो आर अ फंडामेंटल राइट इन एनी ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये फंडामेंटल राइट। तो अब यहाँ पर देखें नोइजेंस, ये अल्फा ऑप्शन ही, क्योंकि तकलीफ परेशानी के मतलब में होता है, तो दैट डू नॉट कॉज अ पब्लिक नोइजेंस। न्यूक तो होता है न्यूक्लियर, हाँ ये एटमी हथियार वगैरह और इन चीज़ों से मुताल्लिक। इंजीनियस ये मतलब कि बड़ा ही चालाक होशियार, और सेवी का लफ्ज़ है तेज़ वगैरह के मतलब में, तो ये नोइजेंस अल्फा ऑप्शन जो है ना ये ठीक है। नंबर 30, मच ऑफ द रीजन्स डैश वेजिटेशन हैज़ बीन डैमेज्ड by developers who are building hotels along the coast। अब यहाँ पर देखें regions, एलिगेंट वेजिटेशन नहीं, एबरिजिनीज वेजिटेशन ये भी नहीं हो सकता, एबरिजिनीज, और नेटिव हो सकता है, नेटिव वेजिटेशन मतलब वहाँ की मकामी सब्ज़ा जो है ना, क्राफ्टी हुनरमंद नहीं, नेटिव ठीक है। तो मच ऑफ द रीजन्स नेटिव वेजिटेशन, मकामी सब्ज़ा और जड़ी बूटियाँ और पौधे वगैरह ये सारा उनको डैमेज हुआ डेवलपर्स की वजह से जो कोस्ट लाइन के साथ साथ बिल्डिंग्स बना रहे। अब आप आ जाएं सिनोनिम्स की तरफ। मस्टर्ड, जिसके अंदर मतलब होता है हिम्मत जुर्रत वगैरह को इकट्ठा करना, मस्टर्ड। तो स्पिरिचुअल म्यूटनी, स्पिरिचुअल रूहानी म्यूटनी, बगावत, प्लेन और कन्वोक्ड। तो ये कन्वोक्ड का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल होगा। नंबर 32, मैस, बड़े पैमाने पर होता है, लिमिटेड, डिस्पर्स, स्टैक, मैसेकर। तो ये चार्ली ऑप्शन स्टैक, जिसका बहुत सारा ढेर जो है ना वो लगा हुआ है, ये चार्ली ऑप्शन। लिमिटेड महदूद होता है, डिस्पर्स बिखरा हुआ होता है, और मैसेकर आप जानते हैं कत्ले आम को कहते हैं। नंबर 33, मिनिमम, मिनियन, मैक्सिमल, सेपरेट, नैडर। ये जो नैडर का लफ्ज़ है ना ये है सही इसका सिनोनिम, मिनियन नहीं, मैक्सिमल और सेपरेट नहीं। नंबर 34, मिनिएचर, कोई बड़ी बिल्डिंग है उसका छोटा सा मॉडल जो है ना वो मिनिएचर होता है। पिग्मी, मर्थफुल, जेनरस, नॉक्टर्नल। ये पिग्मी का लफ्ज़, पिग्मी कहते हैं बोने को, ठिगना, बोना होता है 6-6 इंच के लोग, पिग्मी उन्हें कहा जाता है। तो वही आएगा। मर्थफुल तो खुश के मतलब में होता है मर्थफुल का लफ्ज़, और जेनरस सखी है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू नाइट्स, रातों से मुताल्लिक, नॉक्टर्नल का मतलब जो है ना ये होता है। और नंबर 35, मोल्डेड, फोर्ज्ड, रिजॉइस्ड, स्पॉटेड, यूनिफॉर्म। तो फोर्ज्ड का लफ्ज़ आएगा, मोल्डेड ढाल लेना होता है, फोर्ज भी बना लेना, ढाल लेना, रिजॉइस खुशियाँ मनाना होता है, स्पॉट मतलब निशानदेही करना होता है, यूनिफॉर्म एक जैसा होता है। तो ये फोर्ज्ड, स्पॉट, मोल्डेड के लिए जो है। नंबर 36, नोइसेंस का लफ्ज़ आ गया, रिवोक, डिसरेस्पेक्ट, पेस्ट, डिसोबीडियंस। तो ये पेस्ट का जो लफ्ज़ है ना चार्ली ऑप्शन पे ये ठीक है। रिवोक तो उभारना, जोश दिलाना होता है, और डिसरेस्पेक्ट, डिसोबीडियंस आप जानते हैं। पेस्ट होता है कि तकलीफ़, परेशानी या तकलीफ़ या परेशानी पैदा करना, पेस्ट। तो नोइसेंस के मीनिंग में ये पेस्ट का लफ्ज़ ठीक है, चार्ली ऑप्शन नंबर 36 पे। नंबर 37, नेटिव, मकामी के मतलब में होता है एक्वायर्ड, ओरिजिनल, क्लमसी, सूदिंग। तो ये एबरिजिनल का जो लफ्ज़ है ये बिल्कुल ठीक है। एक्वायर्ड तो हासिल करदा होता है, एबरिजिनल। अब देखिए ये जो आप जानते हैं अमेरिका जब डिस्कवर हुआ तो वहाँ के कदीम बाशिंदे जो सदियों से वहाँ रहते चले आ रहे थे, उनको जो है वो रेड इंडियंस कहा गया, क्योंकि कोलंबस अपने तौर पर इंडिया पहुँच गया था अपने ख्याल में।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब डिस्कवर हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के जो कदीम मकामी बाशिंदे थे उनको एबरिजनीज कहा गया। ऑस्ट्रेलिया के कदीम मकामी बाशिंदों को एबरिजनीज कहा गया। फिर वहाँ से एबरिजिनल कहा जाता है किसी भी इलाके का मकामी, लोकल, नेटिव। तो ये एबरिजिनल कलर्स है ना यहाँ पे, ठीक है। नेटिव के लिए नंबर 37 पे बीटा ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट। और नंबर 38 मेडिटेटेड। मेडिटेट होता है गौर व फिक्र करना होता है। एक्सटर्मिनेट तो ख़त्म कर देना, खारिज कर देना होता है। कोजिटेटेड ये ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है, गौर व फिक्र करना। मेंडेसिटी और सेन ये नहीं। तो कोजिटेटेड कलर्स में मेडिएटेड 38 पे बीटा ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट। नंबर 39 मेहम, प्रॉब्लम के मतलब में होता है। एस्टिवल, पैसिफिज्म, इलिबरल और इम्पेयरमेंट। तो ये जो एस्टिवल है ना, एस्टिवल यही लफ्ज है मेन के। पैसिफिज्म तो पुरसकून होता है। इलिबरल जो मतलब इलिबरल, लिबरल तो होता है आज़ाद पसंद। इलिबरल जो मतलब महदूद हो, कैद हो। इम्पेयरमेंट और नंबर 40 नाइव, तो इसके लिए गलीबल कलर जो है ना ये ठीक।